हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम डिजिटल ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी 2021 एमएससी केमिस्ट्री का कॉमन एप्टीट्यूड का मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने एक पार्ट ए वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ जिसमें 1 से लेके 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था 2021 का, जो पीजी कोर्सेज के अंदर में कॉमन एप्टीट्यूड पार्ट ए का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी पूरा मैं डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था सोल्यूशन के साथ, कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सही होने की पॉसिबिलिटी हो। तो ये आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 2 वीडियो बनने वाली है और इसके अंदर मैं 14 क्वेश्चन से लेकर के 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। और पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 14 से लेकर 25 तक मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इजी लेवल में डिस्कस करूंगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल में विजिट करें प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, द आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रॉम द पोजीशंस गिवन। मतलब ये आइडियम फ्रेज का क्वेश्चन है और आइडियम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको स्पिल्स द बीन्स के बारे में आपको आइडियम्स मालूम है तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी आंसर करने में। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता क्या है, इसका आइडियम्स का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके क्या इसका मतलब होती है। मीनिंग ये होता है, स्पिल एंड बीन्स का मतलब जो होता है इट मीन्स ही एंड सी रिवील्स ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और टू ए गिव समथिंग अवे। इसका मतलब ये है अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करना, पब्लिक के सामने आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करना। हाँ, जो वैसे व्यक्ति अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के सामने रिवील करता है या करती है तो इसका मतलब ही होता है स्पिल द बीन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस होने वाली है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तो टू बी यूनिटेड, ये आपका आंसर नहीं होगा। टू बी वेरी टॉकेटिव, ये भी आंसर ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में देख सकते हैं तो टू रिवील समथिंग दैट सपोज टू कीप द सीक्रेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 का आपका थर्ड आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इंक्रीज बाय 196। इसमें पूछा गया ये है कि आपको वो नंबर बताना है जिससे आपको 15 से मल्टीप्लाइड करने के बाद 196 के इक्वल से इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे पहले आपको इस सॉल्यूशन को निकालने के जिस नंबर को हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम x को सपोज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिस नंबर हमको इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है, मैंने उसको x माना है, लेट द नंबर x, ठीक है। तो आपको बताया इसमें पूछा गया था कि व्हेन मल्टीप्लाई 15 इंक्रीज, तो उस नंबर के 15 के गुना करने पर, जिस नंबर आपको निकालना है उस नंबर को 15 से गुना करने पर 196 के इक्वल वो इंक्रीज कर जाता है उस नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से मल्टीपल किया मैंने किसके, जिसको मैंने x माना, ठीक है, तो उसके x से मल्टीपल किया, 196 आपका इंक्रीज किया किसके, जिसको मैंने x सपोज किया उसके इंक्रीज किया। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है क्योंकि x का ही तो फाइंड आउट करनी है। तो बस यहाँ से आपको बस यही पॉइंट आपका समझने का था। अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको x का वैल्यू इवेल्युएट कीजिएगा, तो इवेल्युएट करने के बाद आपको 14 देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली जो उसका आंसर होगा वो आपको 14 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप जब तक लैंग्वेज नहीं समझ पाइएगा तब तक आप नहीं आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लैंग्वेज के अंदर ही आंसर छिपा हुआ होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 14 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है और ये आपका ये पॉइंट को देख करके बताना है। तो प्लैनेट एक ऑर्बिट के रिलेशन में है तो प्रोजेक्टाइल किसके रिलेशन में होगा। तो जाहिर सी बात है, जो प्लैनेट जो होता है वो ऑर्बिट की तरफ मूव करती है, चारों तरफ मूव करती है प्लैनेट। तो जो मूव करती है हमारा वो पैरामीटर्स होता है वो ऑर्बिट की तरह, ऑर्बिट के पाथ पे ही वो मूव करती है प्लैनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका प्लैनेट है ये ऑर्बिट पे मूव कर रही है, आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की तरह ही प्लैनेट मूव कर रही है। तो याद रखिएगा इसके जो रिलेशन है कि प्लैनेट एक ऑर्बिट पे मूव करती है, तो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो किस पे मूव करती है, वो ट्रैजेक्टरी पे मूव करती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आप साइंस में, कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो ट्रैजेक्टरी के पाथ पे ही मूव करती है। और जिसके जो आंसर होगा 16 का वो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपका माइंडसेट है, बस आपको दिमाग लगाना है, बस खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 17 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू एक फ्रेज है, उसका आपको नियरेस्ट मतलब बताना, नियरेस्ट मीनिंग बताना है कि इसका जो
कंफर्म जो मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ ब्लू का कंफर्म मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपको मालूम है तो फिर आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो फिर आंसर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, जिस स्टूडेंट को आइडियम फ्रेज के बारे में नॉलेज होती है ना, वही आंसर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाओगे। वरना अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर तुक्का ही मारना पड़ेगा। आइडियम और फ्रेज जो है एग्जामिनेशन से पहले आप कम से कम आइडियम फ्रेज को, जो मोस्ट रिलेवेंट फ्रेज है या आइडियम से कम 100 आइडियम एंड फ्रेज को याद रिमेंबर करके जरूर ही जाइएगा, ठीक है। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पर इसको चीज को रीड कर सकते हैं, इसका मतलब जान सकते हैं। समथिंग हैपेंस व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू और समथिंग हैपन सडनली। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब यही होता है। मोटा अगर सरल इजी वे में समझना चाहें कि आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता क्या है, तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब इजी वे में यही समझते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बट वो हो जाता है, अचानक वो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हो जाता है, तो वही आउट ऑफ द ब्लू है। मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाए, वो अगर वो हो जाता है, अचानक से हो जाता है, सडनली हो जाती है, तो वो हमारा क्या हो गया, आउट ऑफ ब्लू हो गया। तो बस इसी हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर गलत है, हाँ अनएक्सपेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में अनएक्सपेक्टेडली, तो जी हाँ यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। जो अनएक्सपेक्ट होना चाहिए वही आउट ऑफ द ब्लू होगा। तो आपका जो आंसर होगा, आपका सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आपका नहीं होगी, फोर्थ आपका नहीं होगी, तो 17 का जो आपका होगा वो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फर्दर एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोकस जरूर कीजिएगा। ब्लू आइडियम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर में। जब भी आप कॉमन एप्टीट्यूड, जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आप कॉमन एप्टीट्यूड दे रखा है, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लू आइडियम से। तो फर्स्ट आपने देख लिया क्वेश्चन से ब्लू आइडियम जो था आउट ऑफ द ब्लू, तो आउट ऑफ द ब्लू आपको बता ही दिया कि वेरी अनएक्सपेक्टेडली जो होता है, जिससे उम्मीद नहीं किया जाए और वो अचानक से कर देता है, तो वो आउट ऑफ द ब्लू होता है, ठीक है। अब उस सेकंड में देख सकते हैं टू फील ब्लू, तो टू फील ब्लू मतलब टू फील सैड, जो सैड फील करता है, तो टू फील ब्लू का मतलब ही होता है टू फील सैड। थर्ड में आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बैडली ब्रूस्ड। बैडली ब्रूस्ड का मतलब होता है, बैडली ब्रूस्ड का मतलब ये हो जाता है कि बुरी तरह से चोटिल हो जाना, बुरी तरह से इंजर्ड हो जाना, बुरी तरह से घायल हो जाना, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को आप हमेशा रिमेंबर जरूर कीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन पूछा जाए इस साल, तो कुछ कहा नहीं सकता, एक बार जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शन से आपको बताना है कि सेंटेंस जो आपको दे रखा है, इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, सूटेबल है। तो फर्स्ट आप दे रखा है आफ्टर यू फिल इन द ब्लैंक्स योर लाइफ स्टाइल यूजुअली चेंजेज। तो मतलब बता रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमें अटैच करें जिससे हमारा लाइफ स्टाइल जो होता है वो चेंज हो जाता है जिसको यूज करने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन प्ले, अगर हम प्ले खेलने के बाद हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है कि अगर हम आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, कोई भी आप प्ले कर रहे हैं, तो प्ले करने के बाद किसी का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सोने स्लीप है, तो सेकंड में स्लीप है, तो सोने से भी किसी का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में आपका है गो शॉपिंग, शॉपिंग करने से भी आपका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं गेट मैरिड, मतलब शादी करने से, मैरिज करने से लाइफ स्टाइल हर इंसान का चेंज हो जाता है। किसी का भाई हो, किसी का बहन हो, या अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो, जब वो शादी करता है तो शादी करने के बाद 6 मंथ बाद, साल, 1 साल बाद 2 से 3 हो जाते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल जो होता है उसका चेंज हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सूटेबल आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स पे, वो आपका गेट मैरिड हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, DGCA स्टैंड फॉर, तो DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको DGCA के बारे में मालूम है कि DGCA आखिर होता क्या है, तो DGCA आप देख सकते हैं, आपका DGCA स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें ऑप्शंस में कहाँ है, तो आपके ऑप्शन में आपको सेकंड में देखने को मिल रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका ये होता है, आपका DGCA होता है एक ऑफिसर का जॉब होता है, विमान के ऑफिसर का जॉब होता है, जिसमें
पायलट्स लोग होते हैं उसका जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो डीजीसीए के ऑफिसर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में जैसे आप, हाँ, जो आपकी ज़मीन पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, गाड़ी जिस रोड पे चल रही है, चलने पर अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स करता है वो आरटीओ ऑफिस रिस्पॉन्स करता है। तो उसी हिसाब से जो विमान में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत हो गई, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो ऑर्गेनाइज करता है वो डीजीसीए ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है। जिस गाड़ी में ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो उसको गाड़ी को बैन कर देता है आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस ही देखभाल करता है, तो उसी तरह से विमान को देखभाल करने वाला जो होता है वो डीजीसीए ऑफिस ही देखभाल करती है। तो इसे जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू रेन्स कैट एंड डॉग्स। तो ये क्वेश्चन जो होता है, फ्रेज और आइडियम से क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती ही है। आप देख सकते हैं ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ चुकी है, तीसरा क्वेश्चन है कि इसका आपको बताना है फ्रेज, हाँ, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का फ्रेज का मतलब होता क्या है? तो ये तो हर स्टूडेंट का मालूम होता है कि हैवी रेन, कैट्स एंड डॉग का जो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो मूसलाधार वर्षा, मतलब इंग्लिश में बोले तो हैवी रेन। तो इसका जो आंसर होगा आपका फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेनिंग होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैवी रेन्स वी से अब कैट्स एंड डॉग्स व्हेन द देयर इज अ हैवी एंड डाउन पोर्स, इट सिंपली मीन्स हैवी एंड रेन्स, हैवी रेन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 21 नंबर क्वेश्चन पे आते। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द नंबर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स। इसे बताना है, हाँ, इस ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इस ग्रुप्स में कौन सा डिफरेंट नंबर है। इस 4 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है आपको ग्रुप से डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सोल्यूशन देखिए, तभी तो आपको मालूम चलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन से 8, 64 है और 125 है और लास्ट आपको 28 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको मैंने राइट कर दिया 8, 64 एंड 125 एंड 28। तो इसको सिंपल सा आपको माइंड लगानी है, सिंपल सा आपका लगाना है, ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं सोचना है, बस नॉर्मल माइंड लगाना है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यों, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर क्यों, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर क्यों, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 128 को आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसका जो रिलेशन था इक्वली आपका सेम रिलेशन था, ठीक है। ये तीनों का आपका रिलेशन था सेम था, बट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशन जो था वो डिफरेंट हो गया। यहाँ तक आपका रिलेशन सेम था कि 2 का पावर क्यों चल रही थी, 4 का पावर क्यों चल रही थी, 5 का पावर क्यों चल रही थी, और आपका आंसर जो था मैचअप कर रही थी एक दूसरे से ऑप्शन से। बट यहाँ पर जैसे 28 आया, किसी का पावर क्यों नहीं होगा, वो 3 का पावर भी क्यों नहीं होगा, 3 का पावर क्यों होता है 27 होता है, 28 है। तो आपका सिस्टम से जो है वो आपका ये डिफरेंट है। तो 28 जो है वो आपका क्या है, वो आपका ग्रुप से वो डिफरेंट है। अब इसको जो आंसर होने वाली है आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्पेलिंग से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलती है। आपका ऑप्शन दे रखा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का आपका करेक्ट स्पेलिंग होता क्या है? तो सिंपल, अगर नहीं मालूम तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, आप आंसर यूज आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का जो स्पेलिंग होता है OPPORTUNITY। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि OPPOR, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखा तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं तो OPPORTUNIT, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। यूएसए का 46 प्रेसिडेंट कौन है? तो यूएसए का जो 46 प्रेसिडेंट है जो अभी करंट में है, वो आपका 46वां प्रेसिडेंट ही है, जो आपका जो बिडेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 46 जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो आपका जो बिडेन ही है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का अगर मालूम, अगर करंट अफेयर से अगर मालूम है कि जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही है, और आपको मालूम है कि जो बिडेन जो है वो किस रैंक पे किस रैंक पे प्रेसिडेंट बने हैं, तो 46 रैंक पे प्रेसिडेंट बने हैं और ये आपका करंट है। तो 46वां पोजीशन पे आपका जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो आपका जो बिडेन था, और डोनाल्ड जो ट्रम्प था वो 45 पोजीशन पे था प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 44 पोजीशन पे आपको जो यूएसए का प्रेसिडेंट थे वो आपका बराक ओबामा थे। तो याद रखिएगा 46 पोजीशन पे आपका क्या था, जो बिडेन है, और 45 पे आप जो पोजीशन पे थे यूएसए का प्रेसिडेंट वो डोनाल्ड ट्रम्प थे, और 44 पोजीशन पे जो थे वो बराक ओबामा थे, यूएसए का प्रेसिडेंट 44 पोजीशन पे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट थे, जो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए का, वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। वो आप जो उनकी जो पोजीशन थी 1 पोजीशन थी, रैंक 1 थी। वो 13 अप्रैल 1789 में उसकी अपनी सीट को ग्रहण कर लिए थे, शपथ ले लिए थे, ठीक है।
और यहाँ पर देख सकते हैं जॉन एडम जो थे वो जॉन एडम यूएसए का सेकंड प्रेसिडेंट थे, सेकंड पोजीशन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो आपको 1797 से लेके 1801 तक उसने प्रेसिडेंट रहे। तो मैं आपको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि कमला हैरिस और माइक पेंस कौन थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कमला हैरिस जो है यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ये आपका जो दिख रही है लेडीज वुमेन्स जो दिख रही है वो आपका कमला हैरिस है, जो आपका यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है। ये 49th पोजीशन पे है, 49th पे है, ये करंट है। अगर आपसे पूछ दे कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो आपको कमला देवी हैरिस जो है वो अमेरिकन पॉलिटिशियन है, जो 49th पोजीशन पे 49वां पोजीशन पे है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं माइक पेंस जो है वो आपका फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को मैं आपको बता दिया कि कमला हैरिस कौन है, माइक पेंस कौन है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अभी जो हैं, जो अभी करंट में प्रेजेंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है कौन। अभी जो आपको मालूम होगा प्रेसिडेंट कौन है, आपको तो पता ही होगा प्रेसिडेंट कौन है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अभी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर देख सकते हैं एम वेंकैया नायडू जो हैं अभी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं और इसके जो पोजीशंस हैं वो आपका 13 नंबर पोजीशंस हैं, इनका 13वां नंबर पे ये वाइस प्रेसिडेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे जो थे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सेकंड में आपका जाकिर हुसैन थे। एम वेंकैया नायडू से पहले आपका मोहम्मद हामिद अंसारी थे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का। तो इस चीज को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 23 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 23 का आंसर आपको जो बिडेन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब आते 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए सर्टेन कोड 20 का आपको कोड डिजिट में दे रखा है, 11 इज द रिटर्न कोड आपका दे रखा है, तो मैं 12 का बताना है कि 12 का कोड क्या होगा। तो 20 का कोड दे रखा है, 11 का कोड दे रखा है, तो 12 का कोड क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको नॉर्मल दिमाग लगाना है, बहुत लो लेवल का आपको दिमाग लगाना है। ज्यादा आप दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आंसर आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको नॉर्मल माइंड लगाना है, नॉर्मल आपको दिमाग लगानी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, अब कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है तो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 20 का कोड दे रखा है और 11 कोड देखा था। जैसे कोड जो दे रखा है 20 का उसको सामने सामने आप लिख दो, सामने सामने आप राइट कर दो तो आपको थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो 11 का कोड भी सामने सामने आप उसको लिख दो ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इलोबरेट हो जाएगा। तो जितना इलोबरेट करोगे, जितना आप क्वेश्चन को इलोबरेट करोगे उतना समझना आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन को इलोबरेट करना सीखो, ठीक है। ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में आपको आंसर देखने को मिल जाएगी कि 12 में आपको क्या फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 टी में आपका 8 है, डब्ल्यू में 6 है, ई में 3 है, एन में 9 है, टी में 8 है, वाई में 5 है, ई में भी 3 है, एल में भी 2 है, ई में भी 3 है, बी में 0 है, ई में 3 है और एन में 9 है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिपीट अल्फाबेटिकल है उसका वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पर जैसे टी में 8 है तो यहाँ भी टी भी 8 है, ठीक है। जैसे ई देख सकते हैं, ई में आपका 3 है तो यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी 3 का। मतलब कि जो भी रिपीट अल्फाबेटिकल हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो सेम रह रही है। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका वैल्यू भी सेम रहने वाली है। तो सिंपल सा आपका आंसर दे देना है कि टी का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं। टी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, टी का वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे, सिंपल सा। डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, डब्ल्यू का यहाँ पर 6 है, यहाँ पर वैल्यू आपका डब्ल्यू का 6 पुट करेंगे, ठीक है। अब ई का वैल्यू क्या था, ई का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ई का वैल्यू आपका कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे ई का वैल्यू, ठीक है। एल का वैल्यू कितना था, एल का वैल्यू यहाँ पर जैसे एल का वैल्यू आपका 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर दिया। भी का वैल्यू आपका, भी का वैल्यू आपका क्या है 0 है तो 0 यहाँ पर पुट कर दिया। ई का वैल्यू क्या है तो ई का वैल्यू फिर 3 है तो 3 मैंने पुट कर दिया। सिंपल सा आपका 12 का जो वैल्यू है वो आपका 12 का वैल्यू आ गया है कोड में 863203। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर गया 863203, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मिला सकते हैं 863203, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और पार्ट ए जो 2021 में पूछे गए थे, पार्ट ए कॉमन एप्टीट्यूड, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, साइनोनिम्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वागाबॉन्ड का एंटोनिम्स होता क्या है। तो अगर आपको वागाबॉन्ड के मतलब अगर मालूम है, इसका मीनिंग क्या होता है, सुटेबल मीनिंग क्या होता है, तो आप आंसर इसका
आप कर सकते हैं। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। आपको वागाबॉन्ड का अपोजिट बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर, मतलब आपको वागाबॉन्ड को सिमिलर बताना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया क्या? एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स मतलब आपको वागाबॉन्ड का अपोजिट बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वागाबॉन्ड मतलब होता क्या है। तो वागाबॉन्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज नो होम एंड यूजुअली नो जॉब। एक व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं, कोई जॉब नहीं, एंड हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, बट वो सिर्फ ट्रैवलिंग में अपनी जिंदगी गुजार देता है। सिर्फ उसको ट्रैवलिंग पसंद है, वो सिर्फ ट्रैवलिंग में ही जिंदगी गुजार देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो वागाबॉन्ड बोलते हैं। और जो घूमने वाला व्यक्ति, जो घुमक्कड़ होते हैं, उसको हम नोमाद भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि वागाबॉन्ड का जो आपको सिनोनिम पूछा जाए तो नोमाद भी आपका सिनोनिम वागाबॉन्ड का हो गया। वो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसी को हम बोलते हैं वागाबॉन्ड, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो उस ऑप्शन से मिला सकते हैं। अनसेटल्ड, तो अनसेटल्ड तो नहीं मान सकते, जो आपको सही है, सिमिलर हो गया। फ्लाई बाय नाइट, ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा। एमलेस, ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, परमानेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वो 25 का आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, परमानेंट। वागाबॉन्ड का एंटोनिम्स अपोजिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वागाबॉन्ड का क्या क्या एंटोनिम्स होने की पॉसिबिलिटी है, अपोजिट होने वाली पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर सेटल्ड हो सकता है, इनहैबिटेंट हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन मूविंग हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, अनमूविंग हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, इनहैबिटिंग हो सकता है, एंड स्टैंडिंग हो सकता है। वागाबॉन्ड का एंटोनिम्स अपोजिट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर, आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 25 का। तो फाइनली आपको इस वीडियो के अंदर 14 से लेकर के 25 मैंने क्लियर कर दिया हूं। और आपका पार्ट ए 2021 का कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉमन एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्या क्या क्वेश्चन आती है और किस किस टाइप से क्वेश्चन आती है। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हाँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर रिक्वायरमेंट है कॉमन एप्टीट्यूड का कि मैं और वीडियो बनाऊँ कॉमन एप्टीट्यूड पे और इजी लेवल में सोल्यूशन दूं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। लाइटली मत लीजिएगा। पार्ट ए को जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट लाइटली ले लेते हैं, बट लाइटली नहीं लेनी है। अगर आप 25 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन भी या 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं तो आपको स्कोर में रैंक बूस्ट कर सकता है। तो अगर इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।